सभी साथियों को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, जन्मभूमि अयोध्या धाम, भगवान श्री राम की नगरी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता था कि विगत कुछ दिनों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीएड बीटीसी विवाद संबंधित केस की सुनवाई हो रही थी, जो आज पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया गया है और सिर्फ एक दिन दिया गया है रिटर्न सबमिशन के लिए। अगर कोई भी पक्ष छूटा हो या किसी को अन्य कुछ कहना हो तो वो रिटर्न सबमिशन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कह सकते हैं और सभी का रिटर्न सबमिशन एक्सेप्ट होने के बाद आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिखवाया जाएगा, तत्पश्चात आदेश जारी होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता था कि यह मामला एक राज्य का था, राज्य से पूरे देश का हो गया और वर्तमान में आप लोगों को यह भी ज्ञात है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ा पेचीदा था, क्योंकि 2018 के बाद की सभी भर्तियां, चाहे वह उत्तर प्रदेश की भर्ती 69,000 हो या अन्य भर्तियां हों, उन सभी के लिए यह एक ज्वलंत मुद्दा था, क्योंकि रिट पिटीशन के ये अधीन था। और बीएड करके जो प्राइमरी में भर्ती होना चाहते हैं, जो सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, उन सभी साथियों के लिए भी यह ज्वलंत मामला था, या जिनके मामले माननीय उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक पेंडिंग है, बीएड किए हुए हैं, उनके लिए भी यह मामला ज्वलंत मामला था, क्योंकि वो अपने केस में जीत भी जाते। मान लीजिए एक नंबर वाले साथी हैं, अगर मान लीजिए अभी नौकरी के लिए प्रयास जो चल रहा है प्रत्यावेदन के माध्यम से, उनको विभाग एक्सेप्ट करती है और कोई प्रत्यावेदन नहीं लगाती है, या मान लीजिए कोई उस पर कुछ भी खामी नहीं लगा पाती है, तो उन बच्चों को लेना ही लेना पड़ेगा। और अगर बीएड बीटीसी विवाद में बीएड बाहर हो जाता तो उन बच्चों का चयन सुनिश्चित ना हो पाता। या ईडब्ल्यूएस मैटर है, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस मैटर आज नहीं, कल नहीं, 2-3-4 दिन बाद डिसाइड होगा। डिसाइड होने के बाद उसमें जो बीएड अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के माध्यम से नौकरी चाहते हैं, उनको भी सहायक अध्यापक बनने से अगर बीएड बाहर होता है तो रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरी वीडियो में आप लोगों को कोर्ट में विगत 3 दिनों में क्या हुआ, हमारे सीनियर्स ने क्या क्या बहस की, मैं सब कुछ बताऊंगा और एक कंक्लूजन बताऊंगा कि जो आदेश आ सकता है। साथियों, इतना तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं कोर्ट में लगभग उपस्थित भी रहता हूं और कोर्ट द्वारा कही ही गई बात ही बताता हूं। जैसा कि ईडब्ल्यूएस केस में मैंने पूर्णतः आपको जो जो बताया था अक्षरशः वही आदेश आया था। 6800 में भी जो जो मैंने आपको बताया है वही आदेश आएगा। उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के 75 स्टेट, सभी स्टेट में बीएड बीटीसी विवाद जो था वो आज थम गया है। अब ह्यूज पैमाने पे जब भी भर्तियां आएंगी तो उसमें क्या होगा और क्या होने की संभावना है, यह सभी मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। पहले हम शुक्रगुजार हैं एनसीटीई की मैडम ऐश्वर्या भाटी जी, केंद्र की तरफ से मनीषा मैम एवं बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से पीएस पटवालिया सर, मोस्ट सीनियर, सबके चहेते पीएस पटवालिया सर। पीएड पटवालिया सर के बहस के आगे ना तो कपिल सिब्बल टिक पाए, न मनु सिंघवी टिक पाए, और यहाँ तक मनु सिंघवी जी ने इस बहस को एक पॉलिटिकल ग्राउंड दे दिया, जब कोर्ट में यह कह दिया कि यह भाजपा के किसी मंत्री के कहने के कारण एनसीटी ने यह संशोधन किया है। तब पीएस पटवालिया जी खड़े होकर उसका तुरंत काउंटर किया और विभिन्न मुद्दे ऐसे आए जहां पर हमारे बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से पीएस पटवालिया सर ने बहुत जबरदस्त बहस की और सभी काउंटर का तुरंत तत्काल ही रिजाइंडर भी किया और सभी तथ्यों से माननीय कोर्ट को अवगत कराया। साथियों, 3 दिनों में चूंकि आप कोर्ट में नहीं हैं या आपके मन में एक उथल पुथल है कि क्या हुआ होगा, 3 दिनों में सेक्शन 29, सेक्शन 35, सेक्शन 21 पे ही बहस हुई है
चूंकि मैं आपको ले चलता हूं राजस्थान उच्च न्यायालय में। राजस्थान उच्च न्यायालय में सेक्शन 29 के .2 की वजह से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, जहां पर बीएड अभ्यर्थियों को या एनसीटीई को नहीं सुना गया और उनको पूरी भर्ती से बाहर किया गया। इस पर जबरदस्त बहस पीएस पटवालिया सर ने किया, ऐश्वर्या भाटी जी ने किया और मनीषा मैम ने किया। और पीएस पटवालिया सर ने कहा आपने सेक्शन 2 तो देखा, लेकिन सेक्शन 29 का .2 देखने के बाद .1 पढ़िए। .1 में एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के जो व्यूज हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। बहुत अच्छी जबरदस्त बहस की। ऐश्वर्या भाटी जी जब कोर्ट में आती हैं तो कोर्ट पूछती है आप कौन हैं, तो बताते हैं कि हम एनसीटीई हैं, हम अपने तरफ से हैं और हम एनसीटीई द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराने हेतु माननीय कोर्ट में अवेलेबल हुए हैं। और पूरा एनसीटीई का विवरण दिया। और एनसीएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो 2019 में लागू हुई है, वो 500 पेजों का जो पीडीएफ था ऐश्वर्या भाटी जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया और विभिन्न मुद्दों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया कि हमने नियम क्यों बदले। और हमने नियम किसी एक के कहने से नहीं बदले हैं, हमने नियम लगभग 35 से 40 ज्वाइंट सेक्रेटरी की मीटिंग के बाद 75 जिला में 75 स्टेट, मैं थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे द्वारा, 28 स्टेट की काउंसिल से सलाह लेकर और लगभग 7 दिनों की मीटिंग के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई। एनसीटीई ने 2018 में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में जगह दी, क्योंकि 2013 से 17 तक बीटीसी अभ्यर्थी ही होते थे और पूरे देश में बीटीसी अभ्यर्थियों के कमी के कारण या सीटेट या स्टेट टेट पास होने के ना होने के कारण ही हमने बीएड अभ्यर्थियों को इसमें स्पेशल जगह दिया और कंपटीशन को बढ़ाया, जिससे सभी रिक्त पद पूर्ण रूप से भरे जाएं और जल्द से जल्द राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन हो सके। विभिन्न मुद्दों से ऐश्वर्या भाटी जी ने माननीय जज महोदय को अवगत कराया और अपनी तरफ से लास्ट सबमिशन रखते हुए एनसीटीई की पावर और एनसीटीई द्वारा बनाए गए नियम पर ही देश के विभिन्न परीक्षाओं या शिक्षाओं के अनुपालन संबंधी सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। मनीषा मैम जी ने जो मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से बहुत अच्छी बहस किया, उन्होंने भी अपने केंद्र की पावर और केंद्र के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख करते हुए अपना सबमिशन रखा। लगभग 45 मिनट के सबमिशन में उन्होंने जबरदस्त बहस की और कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जी के द्वारा की गई बहस को तुरंत ही नकारा। उसके बाद चूंकि मनु सिंघवी जी बार बार 29(2) पर ही टिके हुए थे, कपिल सिब्बल जी भी टिके हुए थे, चूंकि बीटीसी के वकील थे तो उनकी तरफ से अच्छी बहस करते हुए विभिन्न प्रकार के एनेक्सर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन उनके प्रत्येक एनेक्सर पे माननीय जज महोदय, माननीय न्यायमूर्ति महोदय तुरंत पीएस पटवालिया सर से काउंटर लेते थे और तुरंत पटवालिया सर उस पर काउंटर भी देते थे और जज को संतुष्ट करते थे। तो बिल्कुल भी बीएड अभ्यर्थियों को जो सहायक अध्यापक हो चुके हैं या जो सहायक अध्यापक बनने हेतु अग्रसर हैं या जो अभी भी तैयारी करके प्राइमरी में नौकरी पाना चाहते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह विवाद थम गया है। इस विवाद पर जो आखिरी डिसीजन होगा, जो आखिरी निर्णय होगा, वह बीएड अभ्यर्थियों की जीत के साथ ही खत्म हो जाएगा। चूंकि एनसीटीई पावर रखती है, लास्ट अथॉरिटी है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एवं मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री चुनने के लिए। यहाँ तक एनसीटीई ने यह भी कह दिया कि बीटीसी एक डिप्लोमा है, बीएड एक डिग्री है। डिग्री का महत्व विभिन्न परीक्षाओं के लिए, विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अधिक होता है बीटीसी की अपेक्षा। बीटीसी के जो छोटे भाई हैं, जो बीटीसी करके
नौकरी पाना चाहते हैं वो बीएड अभ्यर्थियों को अपना दुश्मन ना समझ के अपना कंपटीशन तेज करें, अपनी पढ़ाई तेज करें और नौकरी पाने संबंधी जो उनकी जिज्ञासा है उसे पूर्ण करने के लिए अपने अंदर पुरुषार्थ पैदा करें, ना कि बीएड अभ्यर्थियों से कोई रोष जताएं। क्यों? क्योंकि नियम जो बनाया जाता है वह विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश की स्थितियों का आकलन करके बनाया जाता है, ना कि सिर्फ एकमात्र शैक्षिक संस्था या शैक्षिक सब्जेक्ट के लिए या कोर्स के लिए बनाया जाता है। अतः आप लोग आज कोर्ट की बहस के बाद इतना समझ लें कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सदैव शामिल रहेगा, जबकि बीटीसी डिप्लोमा कोर्स हो सकता है सरकार आने वाले दिनों में बंद करे और सभी के लिए बीएड अनिवार्य करे। और जितने भी बीटीसी अभ्यर्थी हैं जो बीटीसी कर चुके हैं वे अपने अंतिम सालों तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन नए कोर्स आना शायद बंद हो जाए। और चूँकि केंद्रीय मंत्रालय ने भी इस बात की संस्तुति की है, आज कोर्ट में बहुत कुछ हुआ और पीएस पटवालिया सर ने जिस शानदार बहस के साथ बीएड का पक्ष रखा है उसके लिए मैं सभी बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से उन्हें साधुवाद देता हूं और उनकी सीनियरिटी को नमन करता हूं। एक एडवोकेट होने के कारण मैं उनके प्रति कृतज्ञ भी हूं और उनका शुक्रगुजार भी हूं। ऐसे सीनियर्स के बहस सुनने के बाद जो स्ट्रगलिंग एडवोकेट होते हैं उनके अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न होती है और किस तरह से नियमों को के साथ खिलवाड़ करने वाले बहस को तोड़ मरोड़ कर जो प्रस्तुत किया जाता है उसका काउंटर किया जाता है, इसकी भी जानकारी होती है। बहुत ही सुंदर बहस के साथ पटवालिया सर ने आज बीएड बीटीसी विवाद में बीएड पर जो तलवार लटक रही थी उसे हटा दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्णतः संतुष्ट किया है। कोई डाउट नहीं है कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ कोई अहित होगा। साथियों, अगर कोई कहता है कि यह बहस हुई और इस बहस के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया कि आप ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो जब भी क्रॉस क्वेश्चन होता है इट मीन्स दैट इंटरेस्टिंग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए वह मामला इंटरेस्टिंग था, उस पर पूर्णतः संतुष्ट होना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कर सकते हैं और वो पॉइंट लिख कर भी आदेश में आएंगे। तो कहीं भी बीएड संबंधी कोई भी क्रॉस क्वेश्चन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है तो वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि इंटरेस्टिंग मामले में पूर्णतः जानकारी दो, जिससे आदेश लिखाने में हमें कोई हेजिटेशन ना हो या फिर हमारे द्वारा जो कलम चले उसमें किसी का अहित ना हो। कुछ साथी इस बात से परेशान थे कि बीटीसी वालों की तरफ से जब बहस हो रही थी या बीएड की तरफ से या एनसीटीई की तरफ से जब बहस हो रही थी तो विभिन्न मुद्दों पर जज साहब ने क्रॉस क्वेश्चन किया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर विभिन्न प्रकार के अपने तथ्य रखे थे। तो यह सिर्फ और सिर्फ मामले को और विस्तृत समझने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होता है या उच्च न्यायालय हो या कोई भी सेक्शन कोर्ट भी हो, तो वहाँ भी ये मामले को समझने के लिए ही क्रॉस क्वेश्चन होता है। जिस मामले पर ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन होता है उसकी जीत की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पूर्णतः उसको समझते हुए ही आदेश पारित किया जाता है। साथियों, एक बात आप लोग यह भी समझ लीजिए कि एक्चुअली व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। क्यों फैलाई जाती हैं या मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन इन भ्रामक खबरों को देखकर निराश न होइए, संतुष्ट रहिए, अपनी कार्यशैली पर विश्वास रखिए या आपके साथ जो आपकी अग्रणी हैं उन पर विश्वास रखिए। भ्रामक खबरों से बचे रहिए। चूँकि मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में इस समय इतने केस लगते हैं कि फ्रेश केस 15-16 भी नहीं हो पाते हैं, उसके बाद भी पैरवी करता वहां डटे रहते हैं, उनके वकील वहां डटे रहते हैं और अपने
नंबर का इंतजार करते हैं, मेंशनिंग कराते हैं, अर्जेंसी लगाते हैं, और 1 सेकंड का भी टाइम अगर माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय मिल जाता है तो अपनी बात कहते हैं। और कोर्ट प्रोसीडिंग में अगर कोर्ट ने कह दिया कि नो 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 नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे या हम आपको बाद में समय देंगे, तो वकील कुछ भी उसके आगे नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनका भी एक लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर नहीं जा सकते हैं। उसी बेंच से उनको आदेश कराना है, उनको उसी बेंच से आदेश कराना है, वहीं से अपने केस को निर्णय कराना है। तो माननीय जज से वह लड़ भी नहीं सकते हैं, माननीय न्यायमूर्ति से वो कोई भी ऐसा शब्द नहीं कह सकते हैं जो उनकी गरिमा के खिलाफ हो। इसलिए मुकदमे जो पेंडिंग हैं उसके लिए ना तो आपका सीनियर वकील जिम्मेदार है और ना ही पैरवीकर्ता जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं कोर्ट में अभी भी जजों की संख्या कम होने के कारण मामले पेंडिंग होते जा रहे हैं। मैं जहां तक अधिवक्ता होने के नाते देख पा रहा हूं कि जजों की संख्या यदि बढ़ जाती है तो मामले जल्दी निस्तारित हो सकते हैं। साथियों, बीएड बीटीसी विवाद में मैं आपको बता दूं कि बीएड को तिलक आज लग चुका है और सभी बीएड योग्यताधारी बंधु जो प्राथमिक विद्यालय में नौकरी पाना चाहते हैं, जो अगली भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे जिस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं करते रहें, और जो माननीय कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं पाने की पूर्ण संभावना में है, वो भी अपने अंदर वह विश्वास बनाए रखें कि हमें नौकरी जरूर मिलेगी। अंतिम शब्दों के साथ मैं आपसे आज के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि मेरी बातें किसी को बुरी लगी हुई हों तो उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैंने सत्य ही कहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा है। आपका अपना एडवोकेट शिवम पांडे, कर्मभूमि अयोध्या धाम, लखनऊ खंडपीठ। जय श्री राम, जय हनुमान।